जय श्री राम प्रिय साथियों। वर्ष 1992 की अगर बात करें तो वर्ष 1992 में भारतीय शेयर बाजार ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी और भारी गिरावट दर्ज करी थी। और साथ ही में इसका मुख्य रूप से जो कारण निकल कर आया था वह था हर्षद मेहता स्कैम, यानी कि हर्षद मेहता ने एक घोटाला किया था जिस वजह से शेयर मार्केट पूर्ण रूप से धराशायी हो चुका था। और पता चला था बाद में कि इसमें सभी प्रकार से शेयर बाजार और प्रतिभूतियों के हेरफेर में हर्षद मेहता के शामिल होने की खबरें थी। इसके बाद 2004 की अगर मैं बात करूं, भारत के हिसाब से ये बहुत बड़ी एक शेयर दुर्घटना में से एक दुर्घटना थी जिसमें विश्लेषण के बाद पता चला था, जो विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया था, कि दुर्घटना मुख्य रूप से अज्ञात ग्राहकों की ओर से बड़ी संख्या में शेयरों की बिक्री करने वाली विदेशी फर्म के कारण हुई थी। इसके बाद हम अगर बात करें वर्ष 2007 की, तो यह भारतीय इक्विटी बाजार के लिए सबसे खराब वर्षों में से एक था। और 2007 में शुरू होने वाली प्रारंभिक मंदी 2009 तक जारी रही थी। साथ ही में इसके कारण कई महत्वपूर्ण डिप्स यानी कि फॉल्स आए थे और उत्तराधिकार में, जिससे भारतीय शेयर बाजार में बहुत ही बड़ा असर पड़ा था। 2008 की वैश्विक मंदी कहें या फिर कहें कि शेयर मार्केट के गिरने का जो क्रम था उसे कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि विश्व स्तर पर महान मंदी के रूप से प्रचलित यह वर्ष रहा था। साथ ही में भारत इसके चरम से प्रभावित नहीं हो पाया था, परंतु वैश्विक पतन के कारण भारत के शेयर बाजार के ऊपर स्विंग को नीचे खींचने के लिए प्रयास किया गया था और ये काफी पर्याप्त था अपने आप में। तो कहने का अर्थ था कि 2008 के अंदर वैश्विक मंदी थी, बहुत बड़ी ग्लोबल डिप था शेयर मार्केटों का। तो इतना बड़ा डिप बन गया था जिस कारण से भारतीय मार्केट भी इससे अछूते नहीं रह पाए थे। बात करें पास ही में अगर 2015 और 16 की, तो 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बोल्ट ने टक्कर मार दी और इससे शेयर बाजारों में काफी गिरावट दर्ज हुई थी और उस समय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी। दुर्घटना का कारण यानी कि जो शेयर मार्केट के गिरने का कारण मिला था, चीनी बाजारों में मंदी का निष्कर्ष निकाला गया था। साथ ही में स्टॉक चीन और भारत दोनों में तेजी से बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा साथ ही भारत में नोटबंदी के खेल को देखते हुए इसके काफी अप्स एंड डाउन हुए और शेयर मार्केट डाउन हुआ और इसके कारण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा व्यवधान देखा गया। इतना बड़ा यह हिट था कि शेयर मार्केट के अंदर ऐसी डुबकी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मैं नियर में बात करूं, वर्ष 2019-20 वाला पीरियड जो था, जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, फरवरी मार्च का महीना आप लोग नहीं भूल सकते हैं। क्रूड ऑयल के दाम माइनस में चले गए थे और इस प्रकार के हालात हो गए थे कि वैश्विक महामंदी के काम बन चुके थे और बहुत ही बड़े रूप से, बृहद रूप से शेयर मार्केट डूब गए थे। इसके अलावा मुझे अभी एक और याद है पॉइंट इसमें, जो 1987 का पॉइंट था, जिसको आई थिंक जो याद है मुझे ब्लैक मंडे करके याद बोला जाता था और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से ब्लैक ट्यूसडे करके नाम से जाना जाता है। वह क्यों? क्योंकि उस दिन, जिस दिन 1987 में यह 19 अक्टूबर की घटना थी, उस दिन सोमवार का दिन था सभी देशों में और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर यह मंगलवार का दिन था और बहुत बड़ा डिप आया था शेयर मार्केट का। साथियों, ये तो रहे वो पॉइंट जो आज तक पुराने इतिहास में रहे थे। आज का हमारा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है और साथ ही में जो हमारा आप सभी के सामने पर को रखा गया एक थंबनेल का है, टॉपिक का है कि शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो करेक्शन आने वाला है, इसकी जो डेट्स हैं वो क्या रहेंगी। जब से देवगुरु बृहस्पति ने अपना गोचर परिवर्तन किया है और राहु देव के साथ उनका अपना कंजक्शन हुआ है, तो गुरु चांडाल दोष बनने के कारण और शनि देव की इस पर तृतीय दृष्टि होने के कारण तरह तरह के एजम्पशंस निकाले गए हैं। और साथ ही में यह जो एजम्पशंस है यह इस प्रकार से निकाले गए हैं कि बहुत बड़ी वैश्विक मंदी आनी है और साथ ही में शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन बोला या डीप आना है। साथियों, मैं कुछ बहुत पॉइंट्स को आपके सामने पर को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से रखूंगा कि आगे पर को किस प्रकार से यह घटना हो सकती है, क्योंकि
आने वाला है सब कह रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक के लिए अपनी राशि मीन से निकल करके मेष राशि में आ चुके हैं। और यह घटना होने के कारण सभी लोगों के एजम्पशन है कि हो सकता है अक्टूबर तक ये इस प्रकार का क्रैश आ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अगले साल के फरवरी मार्च तक का ये क्रैश आ सकता है, जो कि अभी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। पर जब मैंने इसके ऊपर ज्योतिषीय बिंदुओं के आधार पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स को जोड़ा तो मुझे बहुत कुछ इसमें देखने को मिला, जिन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की जो चाल रहेगी अभी 22 अप्रैल से पहले अश्विनी नक्षत्र पे चलेगी। इसके बाद उस समय जब यह अश्विनी नक्षत्र में होंगे तो राहु देव जो है वह भी अश्विनी नक्षत्र में होंगे। गुरुदेव अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण से प्रारंभ करेंगे, तो राहु देव अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गमन कर रहे हैं। साथ ही में 22 जून से अगर मैं बात करूं, भरणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गमन होगा, और साथ ही में भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण से लेकर के तृतीय चरण तक इनका गमन होगा। तृतीय से पुनः द्वितीय और प्रारंभ में ये आ जाएंगे, चतुर्थ चरण की ओर ये नहीं जाएंगे। राहुदेव फिर भी यथावत स्थिति में अश्विनी नक्षत्र में बने रहेंगे। इसके बाद हस्त नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जाना होगा, पुनः अश्विनी नक्षत्र में आ जाना होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं बनेगी 27 नवंबर को जब पुनः अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यह बहुत बड़े इंडिकेशंस देंगे शेयर मार्केट के बहुत बड़े करेक्शंस को लेकर के। क्योंकि देखिए, जो मैंने एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च में आज जो मैंने पाया है वो मुझे जानकारी जो मिली है, तो मुझे मालूम पड़ा कि मंगल देव का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है। ये सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा, पर मैं कहूंगा कि मंगल देव को तो ज्यादा ही तहस नहस के लिए जाता है। आप लोग भी जानते होंगे इस बात को, एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे जो पॉइंट्स जानते हैं। और यह जो करेक्शन आना है, इसके ऊपर मंगल देव का बहुत बड़ा रोल रहना। अब देखिए, आप इस पीरियड को ऐसे समझेंगे, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का जो 22 अप्रैल से जो लगभग मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर है, इस पीरियड तक का जो गोचर है, इसको मैं स्लैब को कर देता हूं पहले सबसे छोटा। अब मैं इसको ले आता हूं 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के पीरियड पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर 2024 में नहीं जाता हूं। पहला पॉइंट कहता है कि 2023 के अंदर ही एक करेक्शन आएगा, जो मेरे पॉइंट्स कहते हैं। हालांकि 22 अप्रैल से लेके मार्च अप्रैल 2024 तक का सबका सोचना है कि करेक्शन आएगा। अब मैंने इस पॉइंट्स को इसमें डीप जाने के बाद देखा कि 22 अप्रैल से यह आएगा 31 दिसंबर के मध्य में। अब चलो इसको थोड़ा सा और जूम करके इसकी गहराई में चले जाते हैं। यहां हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति जब अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, प्रथम से लेकर चतुर्थ तक के जो उनके चरण रहते हैं वो मंगल देव एवं केतु देव से प्रभावित रहते हैं। तो मंगल देव का यहां पर को अपना प्रेजेंस बना देना, यानी कि 22 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक का, क्योंकि उसके बाद वो भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर हस्त में भरणी नक्षत्र के जो प्रारंभ के 3 चरण होते हैं, उनकी स्थिति को अगर मैं समझूं तो भरणी के जो 3 नक्षत्र, प्रथम द्वितीय तृतीय जो चरण है, इसमें मंगल देव का कोई रोल नहीं रहता है। और साथ ही में चतुर्थ चरण जो भरणी नक्षत्र का होता है वह मंगल देव का होता है। तो अब आप इस बात को ऐसे समझें कि 22 जून से लेकर के जो आगे आने वाला समय बन रहा है, यहां 27 नवंबर तक का, इस मध्य में भरणी नक्षत्र में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कह सकते हैं कि यहां पर को कोई उतना करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मगर 27 नवंबर को पुनः वह अश्विनी के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे, जो कि मंगल देव से रिलेटेड होगा। राहु देव अपनी जो पोजीशन बनाए बैठा है वह मंगल देव की राशि मेष राशि में बनाए बैठा है, और 31 अक्टूबर तक वो यहीं बने रहना है। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि मैं इसके स्लैब को तोड़ता जा रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे अंशों में बनाता जा रहा हूं कि 22 अप्रैल से लेकर के मंगल देव का जो प्रभाव बनेगा 21 जून तक यहां बना रहना है। फिर 22 जून से लेकर 27 नवंबर तक नहीं रहना, 27 से लेकर 31 दिसंबर तक बना रहना है। ठीक है, मगर गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो रहना 31 अक्टूबर तक का। साथ ही में एक बात इसमें और जानने को मिलती है कि जब गुरु और राहु आपस में अलग अलग होंगे अक्टूबर के बाद, 31 के बाद, तो होगा क्या, वह फिर भी दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे। करेक्शन के लिए देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का वक्री रहना भी बहुत आवश्यक होता है। तो वह साथ में रहेंगे तो भी ठीक है, अलग अलग चले जाएंगे तो भी वो वक्री रहने हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं।
4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे बकरी। ठीक हो गया। अब उसके बाद साथ ही में शनिदेव और बुधदेव भी बकरी हो जाएंगे। 3 ग्रह एक साथ बकरी होंगे। राहु देव जो ऑलरेडी पहले से बकरी बैठे हुए हैं, तो यहां पर को जो संभावनाओं का जन्म हो जाता है कि गुरु बकरी जब होगा तो शेयर मार्केट का करेक्शन आता है। फॉर्मूला ये भी कहता है, जो ज्योतिषी सिद्धांत है। और राहु देव भी बकरी रहे तो 4 सितंबर से पहले वो बकरी होंगे नहीं, 4 सितंबर के दिन 2023 में वो बकरी हो जाएंगे। और साथ ही में इनके संग शनिदेव और बुधदेव भी बकरी हो जाएंगे। और साथ ही में जो स्थितियां बनेगी वह इस प्रकार से रहेगी कि 31 अक्टूबर को वो दोनों आपस में जो बैठे हैं वो अलग अलग तो हो जाएंगे, मगर एक दूसरे के हाउस से आगे पीछे रहेंगे। और एक दूसरे के हाउस में आगे पीछे रहने से क्या होगा, राहु देव तो निकल जाएंगे मेष से मीन की ओर को, और मेष राशि में गुरुदेव रहेंगे यथावत आगे से पीछे। अगर यहां पर कोई ग्रह जब भी आगे पीछे जाते हैं, गुरुदेव अपने से पीछे का एक स्टेप लेते हैं, यानी कि उनकी जो प्रेजेंस है वो दोनों की साथ ही में मानी जाएगी। तो इस स्थिति को जब मैं तोड़ता हूं तो मेरा जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है, मैं 3 से 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा जो मेरी स्टडी है। देखिए 22 जून से 29 दिसंबर के बीच में करेक्शन आना है, ये तय है। मैं इसको अगर जूम कर दूं तो मुझे जो लगता है ये करेक्शन हो सकता है, यहां पे मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि मेरी स्टडी है, मैं अभी स्टडी को लेकर चल रहा हूं। क्योंकि तय पॉइंट है तो मैंने दे दिया कि 22 अप्रैल से 29 दिसंबर तक आएगा। ये तो आप मेरी ठोक पीट के भविष्यवाणी डंका बजा के मान लो, 100 से 200% का फीसदी मान लो, आप नीचे भी नहीं। अब इसके अंदर जो स्थितियां बन सकती है मैं इलोबरेट कर रहा हूं, जो इसको हो सकता है कि किस पॉइंट में ये आना चाहिए। मैं इसको देख रहा हूं कि 4 सितंबर से लेकर के यह करेक्शन 29 दिसंबर के मध्य आने की संभावनाएं तो बनती है, मगर राहु देव जब अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं वो आपका 31 अक्टूबर को कर देंगे। पहली प्रिडिक्शन निकल के आई 22 अप्रैल से 29 दिसंबर तक करेक्शन आना है। और जो ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहेंगी, जिसमें मैं कहता हूं 99% की संभावना है कि यहां आने के चांसेस जो बनते हैं वह यह बनेंगे कि 4 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक साथियों, इस डेट को नोट कर लीजिए। जितने लोग भी शेयर मार्केट के अंदर पर को कोई भी रिस्क लेते हैं या किसी भी प्रकार से उनको शेयर मार्केट के अंदर पर को इंट्राडे में काम करना है, कमोडिटी में काम करना है, शेयर में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, जिसमें भी वर्क करना है, 4 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का वो चाहे तो डाउन में खेल सकते हैं जब गिरेगा मार्केट, वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं या अलर्ट रह सकते हैं। बड़े यहां पर कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। और साथ ही में जो एक 70% का जो मेरा मानना है, हो सकता है कि अगर 4 सितंबर से 31 अक्टूबर में नहीं आया, जिसकी मैं 99% मान के चल रहा हूं पॉसिबिलिटी है, जिस सूत्र को मैंने डिकोड करा है, अगर बाय द वे यहां नहीं आया तो अगला पॉइंट क्या बनता है, 27 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर वाला। तो जिस सबसे बड़ी बात, फिर से मैं इसको तोड़ रहा हूं, 22 अप्रैल से 29 दिसंबर तक आना है, यह तय है। इसके अंदर अगर मैं गहराई में जाऊं और 2 स्टेप में इसको तोड़ दूं तो पता चलता है 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आने की संभावना है लगभग 99% की, जो मेरा मानना है। बाय द वे 1% से अगर ये चूकता है तो 27 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आने की पूरी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। आप इसको चाहो कहीं नोट कर लो और 29 दिसंबर के बाद मुझे इस वीडियो के बारे में बताना जरूर कि मैं गलत था या सही था। ये स्टडी है दोस्तों, और स्टडी को हम जब बहुत ज्यादा मन लगा के करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर गारंटी नहीं ले सकता, मगर मैं कहता हूं कि यार गारंटी तो नहीं कहता हूं, पर यहां पर जो ज्योतिषी सिद्धांत है ना, सीधा सीधा इसको डिनोट कर रहे हैं। अब आप इसको गारंटी मान लो, इसको तुक्का मान लो, या क्या मानोगे मुझे नहीं पता। वरना 2020 के बाद से करेक्शन आना था, अभी तक आया नहीं। मगर यहां मैं कहता हूं ये जो करेक्शन आएगा इसके बाद 2023-24 में मुझे नहीं लगता फिर आगे कोई इतना बड़ा करेक्शन है। अगर आएगा तो उसके भी पॉइंट्स मैं 29 दिसंबर के बाद की वीडियो में दूंगा, क्योंकि हम भी यहां पर को रिसर्च करते रहते हैं। तो ये फाइनल हो गया। अब कौन कौन से सेक्टर के डाउन होने के चांसेस है, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डाउन जाने की संभावनाएं बनती है। येलो चीजें जितनी हैं और ग्रे कलर की जितनी धातुएं हैं, येलो में जैसे गोल्ड आ गया, ग्रे में जैसे आपका कह सकते हैं या सिल्वर भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप मरकरी से रिलेटेड चीजें भी कह सकते हैं, ये सब भी बूम करने की नौबत पे रहेंगी। तो साथियों, आप बड़े ही सूझबूझ के साथ इस वर्ष में चलिएगा, क्योंकि अब जो समय स्टार्ट हो गया है इस वर्ष के लास्ट तक का बहुत बड़ा करेक्शन आना है। हो सकता है कि शेयर मार्केट के अंदर इतना बड़ा करेक्शन शायद ही कभी आया होगा।
तो साथियों, बहुत मेहनत लगती है हमारी ऐसी वीडियोस बनाने में। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने चैनल, अपने जो लिंक है अपने चैनल में जो लोग जुड़े हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी को जानने के लिए आगामी हमारे नए वीडियो के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जो पहली बार हमारा व्यूअर बना है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर हमारे चैनल में उनको इंटरेस्ट आता है तो। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद एवं जय श्री राम।